अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक सिंध के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड में ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 है। इस लेसन को समझने के बाद आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की पहचान और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करना आना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो डिटर्मिनेंट का जो है सहारा लेते हैं। डिटर्मिनेंट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कब सिंगुलर होगा और कब नॉन सिंगुलर होगा। हम बात करते हैं जी, अगर लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट, ये जो साइन है डिटर्मिनेंट का है, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर, वो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, या दूसरा केस क्या है हमारे पास, अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अभी हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट करें जी, हमारे पास, चले हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है M दैट इज इक्वल टू 2 6 2 6 1 3। इसी तरह एक मैट्रिक्स ले लेते हैं N जो कि इक्वल है 1 2 3। चलें, अभी हम देखते हैं जी कि डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है हम सिंबल चेंज करते हैं। ये M डिटर्मिनेंट आ गया, इसी तरह 2 6 1 3, इसी तरह ये डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप N को देखें, N को भी हमें डिटर्मिनेंट में करना है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जो कि ये सेपरेट करेगी कि ये दो अलग मैट्रिक्स हैं और इनको अलग अलग सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है जी, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें, जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है जी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो प्राइमरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को, ठीक है, 6, और उसके बाद माइनस साइन, देन सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है। 1 इंटू 6 6। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, लाइन को देख लें, ये डिटर्मिनेंट किसके, एन डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होता है, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स M है ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स M जो है हमारा क्या है जी, सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह जो मैट्रिक्स N है हमारा, चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब आप सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी हम जो है हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम किसी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं। ठीक है, या उस केस के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
इन्वर्स, जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उस केस में हमें जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है उसको देखना पड़ता है कि क्या वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, क्योंकि इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स चूंकि इन्वर्स के केस में सिंगुलर जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, या यूं समझें कि आप डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट, या लेट से एक मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड होगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि एनीथिंग, लेट से एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ वो डिवाइड हो रहा है, तो जो भी चीज़ आप जो ए डिटर्मिनेंट के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है जीरो के साथ, ठीक है, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। इसलिए उन तमाम मैट्रिसेस का जो कि हमारे पास सिंगुलर है उनका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, ना ही उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा, हम उनका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। सिर्फ जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा और उनका फिर हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकेंगे। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड, यानी हमारे पास जब एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जिसमें के अगर जो इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ किए जाएं जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे, चूंकि हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्करेंट होंगी लाइंस, ठीक है। अब उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, अगर हम इसे मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करें और उसमें फिर इन्वर्स ले लें एक मैट्रिक्स का और फिर फाइंड करें, तो इसे हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं, ठीक है। यानी इसी सिस्टम को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या होगा जी, उसमें हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखेंगे इन वेरिएबल्स के, जैसे x1 का कोफिशिएंट 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 2 है, थर्ड में 1 है, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स लिख दिए। इसी तरीके से हमारे पास जो x2 के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं हम उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे -2 है, +2 है और +1 है, ये वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है, x2 के भी आ गए। इसी तरीके से x3 के अगर कोफिशिएंट्स की बात की जाए तो +1 है, -1 है और 0 है, ठीक है, और 0 है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसके साथ जो है वेरिएबल मैट्रिक्स यानी जिसमें कॉलम मैट्रिक्स होगा x1, x2 और x3 लिख देंगे, इस तरह से कि जब अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा तो 1 x1 से हो, -2 x2 से हो, +1 x3 से हो, तो वापस फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड आ जाए, और राइट साइड पे हम जो है इधर कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कि हमारे पास ये कांस्टेंट आ रहे हैं 2, 4 और 0। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से पहले मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, इसे मैं ए मैट्रिक्स कह रहा हूँ, ये अननोन मैट्रिक्स x है और ये b है। चूंकि यहाँ पे इन्वर्जन मेथड की बात हो रही है तो इसलिए हम a का इन्वर्स लेंगे, दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स टाइम b आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड है, ठीक है। अब a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जी a के एडजॉइंट ले लिया जाए अगर, ठीक है, ए मैट्रिक्स का, और इसका अगर डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि इन्वर्स तो तब भी पॉसिबल होगा जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका तब इसका मुझे डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करना होगा। अगर फर्ज करें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसका इन्वर्स जो है वो फिर पॉसिबल नहीं है और फिर सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, हम इन्हीं एंट्रीज को जो कि 1, 2, 1 फर्स्ट कॉलम है, -2, 2 और 1 सेकंड कॉलम है, और 1, -1 और 0 जो कि थर्ड कॉलम है, इसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मतलब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं फर्स्ट रो से, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होंगी एंट्रीज यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ दी जाएंगी, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, -1 आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि डिफरेंस की वजह से +1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री के साइंस चेंज करेंगे हम, +2 हो जाएगा, और जिस रो जिस कॉलम में ये एंट्री है इसकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0,
यानी पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 -1 से -1 आता है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से +1 इंटू, अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, जिस रो जिस कॉलम में एंट्री लिखी उसको छोड़ देंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 और इनका डिफरेंस ले लेंगे हम। तो ये देखें यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा और 2 2 से कैंसिल होकर 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। तो आंसर हमारा आ गया 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होगा, अब इसको हम समझ लेते हैं कि देखिए हमारे पास जो ये मतलब यहाँ पे मैं स्क्रीन को यहाँ से अब वैल्यूज को रिमूव कर देता हूँ, जो कि डिटर्मिनेंट के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया स्पेस, ठीक है। इससे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमें पता चल गया कि ए डिटर्मिनेंट 3 आया है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम जो ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट है इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करके, यानी A11 जो है वो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर होगा, फिर A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर A31, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसी तरह से A21 बल्कि सॉरी यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर इसका ट्रांसपोज भी लेंगे हम। मतलब ये एंट्रीज जो मैं लिख रहा हूँ A13, इसी तरह A22, A23, फिर A31, ये A32 होगा, ये A33 होगा, और फिर जो एंट्रीज बनेंगी यहाँ पे उनका ट्रांसपोज लेंगे, यानी रोज को कॉलम में तब्दील कर लेंगे। तो हमारे पास A इनवर्स जो आएगा, ठीक है, उसका एडजॉइंट जो होगा उसमें जो ये एंट्री लिखी हुई है A11 जो फर्स्ट रो में है ये फर्स्ट कॉलम में लिखी जाएगी, यानी यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे A13 आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, A21, A22, A23, और जो हमारे पास थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगी, यानी A31, A32 और A3 है। मैंने यहाँ पे ये जो को फैक्टर्स हैं सारे फाइंड किए हुए हैं। A11 की वैल्यू 1 आएगी, A12 की वैल्यू -1 है, A13 की 0 है, पिछला यहाँ पे 1 है, -1 है, -3 है, ठीक है। A31 की वैल्यू 0 है, फिर 32 की 3 है और 33 की 6 है, और हर नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें A इनवर्स मिल जाएगा। और अब इस जगह जहाँ हम x लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स, हम इस मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये लिखा हुआ है 2 4 0, ठीक है। यानी यहाँ पे अब हम जब x मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास, इसको एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, B मैट्रिक्स से, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वो है हमारे पास 2 4 0, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को फिर, क्योंकि अब इसमें मजीद कॉलम्स नहीं है तो फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो और फिर जो भी आंसर आएगा 3 पे डिवाइड करेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यानी 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 4 से, और ये ऐड होते जाएंगे, और 0 0 से तो 0 आएगा, ठीक है। इसका -1 ये -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, -1 4 से -4 हो जाएगा, इसका 0 2 से 0 हो जाएगा, -3 4 से 12 आएगा, और 6 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये नंबर आ जाएंगे, और इनको हम डिवाइड कर लेंगे 3 से। तो देखें ये 6 बनता है, अगर आप यहाँ पे देखें 2 + 4 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आंसर आता है। ये -6 बनता है, इसको 3 पे डिवाइड करें -2 जवाब आएगा। -12 को 3 पे डिवाइड करें -4 जवाब आएगा। यानी ये जो हमारे पास एक ट्रिपल आया है
जिसमें x1 2, x2 -2 और x3 -4 है। अगर आप इसे दोबारा इक्वेशन में दर्ज करेंगे तो ये ही वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा और यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जिसे कि मैं एक सेट में लिख रहा हूँ। इस तरह से लिखकर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं इसमें कि हम जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि ए से जाहिर किया जाता है। अब इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, इसमें पहला जो कॉलम होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाई का और तीसरा जो होगा वो जी का होगा, मतलब इनके कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स के कोफिशिएंट में क्या क्या आ रहा है, 2 फर्स्ट इक्वेशन में, फिर 3 है सेकंड में और फिर 5 है। जबकि इसी तरह से अगर आप y के कोफिशिएंट्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 2, फिर -2 सेकंड में और फिर 1 थर्ड में है। जबकि लास्ट जो है z के कोफिशिएंट 1, -2 और -3 है। ठीक है, जबकि आप जो है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल मैट्रिक्स, वो क्या आएगा जी, उसमें से फर्स्ट टर्म x है तो इसमें फर्स्ट एंट्री x आएगी, सेकंड एंट्री y आएगी और थर्ड एंट्री z आ जाएगी। ठीक है, जबकि इक्वल टू जो हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा जी, उसमें ये कांस्टेंट आएंगे, पहली इक्वेशन के, दूसरी इक्वेशन के और तीसरी इक्वेशन के कांस्टेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये ए मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। अब चूंकि हम क्रैमर रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो क्रैमर रूल्स के मुताबिक सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि आया कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो कि चले अभी हम इस शेप में देख रहे हैं, कि इसका डिटर्मिनेंट भी मतलब क्या जीरो तो नहीं है, क्या ये सिंगुलर तो नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं एंट्रीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, या चलें इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 2, 3, 5, ठीक है, फिर इसी तरह से 2, -2, 1 और फिर 1, -2, 3। अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट ओपन करने का ये तरीका होता है कि आप फर्स्ट जो एंट्री है, ठीक है, इसको इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। को फैक्टर में माइनर आता है और -1 की पावर आती है जितनी कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, तो 1 + 1 मतलब ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव 1 आता है, मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। और इसका माइनर जो है वो बेसिकली ये जो एंट्रीज में अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, मतलब इनका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, जो कि 2/2 जो मैट्रिक्स होता है उनके डिटर्मिनेंट को जैसे फाइंड किया जाता है, बिल्कुल वही तरीका है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ये -6 + 2 आएगा, जो कि -6 + 2 जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाता है जी, बल्कि ये यहाँ पर -3 है, ये बन जाएगा 6 + 2 जो कि 8 बनता है। ठीक है, अब हम इन्हीं एंट्रीज को जरा नीट करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट वो आएगा -2, यहाँ पे एंट्री के साथ माइनस का साइन था, -2, 1 और -3। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो आपने इस बात को याद रखना है कि मैं किस तरह से इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड एंट्री है इसके साइन चेंज करते हैं, मतलब अगर ये +2 है तो इसको -2 बनाते हैं, अगर -2 होगा तो पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, और फिर इसका माइनर आएगा। अब इसका माइनर जो है वो बेसिकली वो डिटर्मिनेंट बनेगा जिस रो जिस कॉलम में ये है, इनकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाए, 3, 5 और -2, -3 का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3, 5, -2 और -3। ठीक है, 3, 5, -2, -3। और इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है इसके साइन वही आते हैं जो कि ऑलरेडी हैं इसके। ठीक है, मतलब इसके साइन चेंज नहीं करते हम, ये आप इसका रूल याद रखें तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये एंट्री आ रही है, इनका हमने माइनर, तो माइनर में इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, 3, -2, 5, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3, 5, -2, 1, मतलब मैंने पहले कॉलम लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई बना करते हैं जी, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा इनके प्रोडक्ट से जो कि 6 बनता, +6, और ये -2 है लेकिन फार्मूले में भी एक माइनस होता है, वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे जी, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरह से -2, अब देखें ये 3, 3 से -9 मतलब मल्टीप्लाई होकर -3 से, और यहाँ पे ये -10 बनेगा लेकिन फार्मूले का नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर +10 बना देगा। फिर इसी तरीके से +1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 से 3
और 5 माइनस 2 से -10 जो कि फिर +10 बन जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 8 -2 10 -9 1 के इक्वल है, जबकि 10 + 3 जो है वो 13 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 16 -2 + 13, ठीक है, मतलब 16 और 13 बनता है 29 और इसमें से 2 माइनस कर दें तो ये बनता है 27, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्रैमर रूल्स के मुताबिक क्या है जी, सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब जो क्रैमर रूल ने हमें फार्मूला बताया है, हम उस फार्मूला को यहाँ पर अब जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ से इस मैट्रिक्स से समझाता हूँ कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले जी। अब ये देख लें आपके जो हमारे पास क्रैमर रूल्स हैं उसके मुताबिक जो x है वेरिएबल, ठीक है, ये बेसिकली इक्वल होता है ax मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ओवर a मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, ठीक है। मतलब इस रेशो को हम x कहते हैं। इसी तरीके से y जो आता है हमारे पास वो आता है ay मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो हमारे पास z वेरिएबल आता है वो इक्वल आता है az मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अब ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो एक्स वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाता ए एक्स में, वो 3 1 2 से रिप्लेस कर दिया जाता है 3 1 2 से, जबकि बाकी एंट्रीज जो है वो एज इट इज आती हैं, मतलब 2 -2 वाई वाला कॉलम और जो जी वाला कॉलम है ए मैट्रिक्स का वो वही रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम ए एक्स फाइंड करते हैं। जब हम ए वाई की बात करेंगे ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो इसमें फिर हम जो हमारे पास वाई वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाएगा, मतलब 2 3 5 आएगा, ठीक है, और जी वाला आएगा 1 -2 -3, लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा बी आ जाएगा 3 1 2। और इसी तरीके से लास्ट वाले में फिर ये हमारे पास जो जी वाला कॉलम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो ए जी जो हमारे पास आएगा वो बन जाएगा 2 3 5, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे आएगा 2 -2 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। अब इन डिटर्मिनेंट्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। इसका आंसर जो है ए एक्स का ये हमारे पास 27 आता है, ए वाई का 0 आता है और ए जी का जो है वो 27 आता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप अगर इन ऊपर गिवन इक्वेशंस में लिख दें तो आपको x मिल जाएगा, x आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया जी मैट्रिक्स का 27, जबकि ए डिटर्मिनेंट 27 था, तो ये आ जाएगा 1, y आ जाएगा 0/27 जो कि 0 के इक्वल है, और z इक्वल टू आ जाएगा 27/27 जो कि आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये x y z की जो ये वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है जी, इसका सोल्यूशन सेट है, जिसको कि हम एक ऑर्डर पेयर में, बल्कि ट्रिपलेट कहलाता है, यानी इसमें 3 वैल्यूज हैं x की, y की, जो कि 3 डायमेंशनल में है, इसलिए यहाँ पर 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया।